नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आपका पसंदीदा शो कहानी कुर्सी की आज पहली बार आप देखेंगे ग्राउंड जीरो से। मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। जिन 243 सीटों को जीतने के लिए इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है, उसी विधानसभा परिसर से आज मैं आपको दिखाऊंगी 243 सीटों का सबसे सटीक विश्लेषण। आज हम आपको बताएंगे कि कहां पर हो गई है ये फ्रेंडली फाइट। आपको बताएंगे कहां पर दो उम्मीदवार हैं मैदान में। इसके साथ ही साथ कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन सी जाति का ख्याल रखा गया है, कौन कहां पर उतर रहा है, ये सारी जानकारी आज हम इंडिया टीवी पर आपको देंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कहानी कुर्सी की, क्योंकि यहां आज आपको वो विश्लेषण मिलने जा रहा है जो विश्लेषण अभी तक बिहार विधानसभा चुनाव का आपने कहीं देखा नहीं होगा। एनडीए के कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। सभी 243 सीटों की लिस्ट आ चुकी है। तो महागठबंधन में अभी जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब ये रार क्या महागठबंधन पर भारी पड़ेगी या फिर एनडीए पर भारी महागठबंधन पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं और मेहमान वो हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को, बिहार की सियासत को दशकों से समझा है। हमारे साथ वो मेहमान हैं जिन्होंने इन 243 सीटों को हर बार उलट पलट कर देखा है। तो आज वो सबसे सटीक विश्लेषण हमारे साथ करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एसोसिएट एडिटर नीतीश चंद्रा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रवि उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, हमारे साथ फैजान अहमद जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम। एक एक सीट आपको बताऊंगी कहां पर झगड़ा है, कौन किस पर भारी है, ये आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले 20-20 सेकंड में एक छोटा सा अगर हम सर्वे कर लें और अभी तक इसकी कितनी तैयारी है, कौन किस पर भारी है, अगर ये जान ले नीतीश, तो पहले बताइए बिग पिक्चर आपको क्या नजर आ रही है 20 सेकंड में। देखिए, शुरुआती तस्वीर जो आ रही है वो तो क्रिकेट के उस मैदान की तरह दिख रही है जहां पहले ही ओवर में यदि 2-3 विकेट लगातार गिर जाता है तो वैसी स्थिति में दर्शकों को आभास हो जाता है कि क्या कुछ होने वाला है। हालांकि बाद में कोई खिलाड़ी टिक भी जाता है तो तस्वीर बदल भी जाती है, लेकिन जो शुरुआती तस्वीर दिख रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो झगड़ा दिख रहा है, जो विवाद दिख रहा है, जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है, वो महागठबंधन के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। महागठबंधन के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है क्या? 20 सेकंड में आप क्या बताएंगे, बिहार का चुनाव अभी तक कैसा हो गया फैजान जी? बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि महागठबंधन में जो जितने भी दल हैं उन लोगों की सीटों का अभी तक फाइनली डिक्लेरेशन नहीं हुआ, जबकि उधर एनडीए की तरफ से सभी 243 सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया या कर रहे हैं। आप 20 सेकंड में रवि जी क्या बताएंगे मेरे दर्शकों को? अभी तक जो पिक्चर आप देख रहे हैं, कैंडिडेट्स का ऐलान, महागठबंधन में सीटों के लिए बात फंसी हुई है, क्या लग रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का मूड? नहीं, देखिए, हम इन लोगों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। बेसिक डिफरेंस हमको ये दिखाई पड़ता है कि हम भी ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, देख समझ पा रहे हैं महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। अब आप कहिए कैसे आप ठीक कह रहे हैं? सीट का बंटवारा तो हुआ, सब कुछ अंदर खाने में सीट सबको दे दिया गया है, सबको सैंबल भी देखिए दिया जा रहा है। और सबको फर्स्ट फेज का आपने देखा भी किस तरीके से 12:30 बजे रात में तेजस्वी यादव खुद देख रहे थे। और जब लालू प्रसाद यादव मौजूद है तो कहीं गठबंधन में पेंच फंसने और फंसाने की बात नहीं होगी। भारी पड़ेगा महागठबंधन, निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। जो दिखाई पड़ा, देखिए, एक परसेप्शन बनाने की बात हो रही है, तो ये परसेप्शन एक हमको नहीं बोलना चाहिए। मीडिया का एक सेक्शन है जो कि परसेप्शन इस तरह कैसे बना रहा है कि एनडीए ये कर रहा है, महागठबंधन ये कर रहा है। इवन देन पीके जो नई की बात कर रहे हैं वो प्रशांत किशोर की भी बात कर रहे हैं, तो यह सब कहां से हो रहा है? सीट वाइज आप मुझे बताइएगा। रवि जी कह रहे हैं कि महागठबंधन भारी पड़ेगा इस बार एनडीए पर, आपका आंकलन क्या कह रहा है? मैं तो 150 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर रैंडम सर्वे कर चुका हूं। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ 20 साल के शासन को लेकर, वो 0 है। क्योंकि चुनाव के पहले उन्होंने दनादन जो घोषणाएं की हैं उसका बहुत इम्पैक्ट है ग्राउंड लेवल पर। और मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप है, लेकिन लड़ाई कांटे की है, लेकिन महागठबंधन पर भारी दिखाई दे रहा है एनडीए भारी दिखाई दे रहा है महागठबंधन पर। तो देखिए क्यों भारी दिखाई पड़ रहा है, किसकी तैयारी। आइए अब आपको उन सीटों के बारे में बता देती हूं जिन सीटों पर सबसे ज्यादा झगड़ा है या जिन सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि यहां फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी। सबसे पहले लालगंज विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। वैशाली जिले की ये लालगंज सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त देखने को मिलेगा। यहां टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच में नहीं, बल्कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जी हां, महागठबंधन के दो उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी के संजय सिंह, तो उनके खिलाफ आरजेडी ने बाहुबली और जेल में बंद मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से आदित्य कुमार राजा भी मैदान में हैं।
तो इस सीट पर आप देखिए मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। एनडीए का एक ही उम्मीदवार है जिसका नाम है संजय सिंह। बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, तो आरजेडी ने बाहुबली और जो जेल में बंद है मुन्ना शुक्ला, उनकी बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है। तो कांग्रेस की ओर से आदित्य कुमार राजा भी मैदान में है। अब वैशाली में क्या लग रहा है, ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है किसको फायदा पहुंचाएगा फैजान जी? देखिए, पहली बात तो ये कि फ्रेंडली फाइट कुछ होता नहीं है। फ्रेंडली भी और फाइट भी दोनों तो मतलब बिल्कुल अलग अलग वर्ड हैं। लेकिन जहां तक आपने लालगंज की बात की है, देखिए मुन्ना शुक्ला वहां से विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी वीना शुक्ला वो भी विधायक रही हैं। तो अब उनकी बेटी ने भी सोचा कि मुझे भी हक मिलना चाहिए कि मैं भी विधायकी का चुनाव लड़ूं, तो वो जेडीयू से तो नहीं, अलबत्ता उन्होंने आरजेडी की तरफ रुख किया अपना। और आरजेडी ने जो सुनने में आ रहा है कि आरजेडी ने उनको शायद सिंबल भी दे दिया, उनको टिकट भी दे दिया। तो अब उधर से कांग्रेस को भी वो सीट मिल गई, कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया। तो यहाँ पर अच्छी खासी फाइट है, नॉट ए फ्रेंडली फाइट, मैं इसे फ्रेंडली फाइट नहीं कहूंगा, अच्छी खासी फाइट है। क्योंकि शिवानी शुक्ला पूरी ताकत और पूरे दमखम और अपना उनका जो भी सपोर्ट बेस है और उनके जो भी चाहने वाले और उनके जो भी सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कल वो परसों जब पप्पू यादव के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार गए थे तो उन लोगों को भी काफी वहां पर सामना करना पड़ा मुखालफत का। वहां पर मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक थे उन लोगों ने उनके मुखालफत की, वहां पर उनको शायद दौड़ाया वगैरह जो। तो यानी दो दोस्तों की लड़ाई में फायदा एनडीए को हो जाएगा? मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मुझे अभी भी लगता है कि शायद शिवानी शुक्ला को अभी बहुमत हो सकता है मिल सके। हाँ। उनका एडवांटेज हो उसमें। शिवानी शुक्ला यानी कि आरजेडी की कैंडिडेट। अब आप बताइए, एक एक सीट पर दो मैदान में आ रहे हैं। अगर आरजेडी और कांग्रेस नीतीश दोनों सामने आ रहे हैं तो ये क्या दर्शा रहा है? क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है? और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है एनडीए के संजय सिंह, वो तो नहीं मैदान मार लेंगे? नहीं, देखिए ये डिपेंड इस पे कर रहा है कि उम्मीदवार किस जाति का है। बाकी जगहों पे जब हम आपसे आगे बातचीत करेंगे तो वहां दिखेगा कि कैसे यादव के सामने यादव आ गए हैं फ्रेंडली फाइट में, यादव मुस्लिम आमने सामने आ गए हैं। यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि जो मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं भूमिहार जाति से आती हैं। भूमिहार को मोटे तौर पर आप एनडीए का वोट कह सकती हैं। तो यहाँ पर नुकसान जो है उस तरीके से यहाँ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मुन्ना शुक्ला की बेटी जो भी वोट लेंगी वो आप मानिए एनडीए का वोट होगा। और दूसरी तरफ जो संजय सिंह वहां पिछली बार भी जीते थे, उस समय कांग्रेस का उम्मीदवार वहां दूसरे थे, इस बार वहां उम्मीदवार बदला गया है। तो संजय सिंह के लिए कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी जगहों पर ये आपको जरूर दिखेगा। दूसरी जगहों पर दिखेगा। मुन्ना शुक्ला की बेटी प्रत्युष अगर मैदान में है और कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य कुमार भी मैदान में, कौन किसका वोट काटने जा रहा है और क्या इससे एनडीए को राहत मिलेगी? देखिए, मैं वहां भी गया था रैंडम सर्वे करने, वहां एनडीए भारी दिखाई दे रहा था। हालांकि जो उम्मीदवार है एनडीए का उससे नाराजगी है, वहां के विधायक से नाराज है लोग और कह रहे थे कि भाई प्रत्याशी बदलना चाहिए। लेकिन फिर भी एनडीए ने भरोसा जताया, उन्हीं को मैदान में उतार दिया है। अब भूमिहार जिसका साथ देंगे वहां वही जीतेगा। और मुझे लगता है कि अनु शुक्ला टक्कर देंगी, कड़ी टक्कर देंगी, क्योंकि उम्मीदवार से विधायक से लोग नाराज हैं, टक्कर कड़ी देंगी। लेकिन वो एनडीए की सीट है, एनडीए का पलड़ा अभी भी वहां भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग मोदी और नीतीश को देखकर वोट दे रहे हैं। जहां नीतीश कमजोर पड़ रहे हैं वहां मोदी आकर संभाल ले रहे हैं। हाँ। तो 5 किलो राशन, किरासन, गैस सिलेंडर और नीतीश कुमार की योजनाएं, घोषणाएं, पेंशन बढ़ाने का ऐलान और भी बिजली बिल में माफी, बहुत काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 10%। तो आपको लग रहा है ये सीट एनडीए के खाते में जाएगी? मुझे लगता है एनडीए के खाते में जाएगी। अब रवि जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? दो कैंडिडेट अगर मैदान में हैं हमारे महागठबंधन के, जिसमें हम बार बार चर्चा कर रहे हैं मुन्ना शुक्ला की बेटी का, वो उतरेंगी तो भूमिहार वोट कटेगा, तो ये एनडीए का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए कि वहां पर जो हम लोग तो कोई ज्योतिषा चार्ज तो है नहीं, लेकिन इतनी बात जान लीजिए कि जो हम देख और समझ पा रहे हैं कि लालगंज मुन्ना शुक्ला का भी वहां उनका काम किया हुआ, और लोकसभा के चुनाव में मुन्ना शुक्ला ने कितना वहां पर मशक्कत किया, कितना उनको वोट मिला और बहुत शॉर्ट मार्जिन से वो हारे। तो वहां पर एनडीए का तो हमको नहीं समझ में आ रहा है किस लिहाज से कैसे सर्वे हुआ, कौन सर्वे कर रहा है, क्या कर रहा है, बट हमको वहां पर स्पष्ट फाइट दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा शुक्ला जी की बेटी को। शुक्ला जी की बेटी को। दो महागठबंधन के उम्मीदवार अगर एक साथ मैदान में उतरेंगे तो नुकसान नहीं होगा महागठबंधन? नहीं, देखिए उनका अपना काम है, उनका अपना विरासत है, अपनी उनकी लेगेसी है, इस बात को मान के चलिए। और मुन्ना शुक्ला को आप सिर्फ समाज से मत जोड़ के देखिए कि भूमिहार समाज से हैं, इससे वो उनके साथ में और भी एड ऑन होता है वोट।
यही बात हम समझना और समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये नीतीश, ये बात मुझे समझाइए, जब वहां साफ तौर पर दिख रहा है कि मुन्ना शुक्ला की बेटी अगर मैदान में उतरेंगी तो ये सीट महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगी, तो फिर कांग्रेस का आदित्य कुमार को मैदान में उतारना क्या समझ में आता है? ये बड़ी अजीब स्थिति है। ऐसा शायद मैंने पहले कभी नहीं देखा है कि चुनाव के इस मोड़ पर जब आपका नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो और उस समय इस तरह की फाइट हो, तो ये तो साफ तौर पर मैसेज जा रहा है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से आखिरी समय तक कई जगहों से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि एक ही उम्मीदवार 2 सिंबल ले गया है और उसने 2-2 नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। गौरा बड़ाम में ये खबर आई कि वो जो आखिरी समय में जो आरजेडी का उम्मीदवार था उसने फाइल कर दिया। मुकेश सैनी पटना से चले थे खुद के नॉमिनेशन के लिए। बाद में अलग बात है कि आरजेडी ने पत्र लिख कर दिया है कि नहीं, ये हमारे प्रत्याशी नहीं। मधेपुरा में शायद हुआ ना, जहां एक व्यक्ति ने 2-2 सिंबल पर नॉमिनेशन किया। मधेपुरा की आलमनगर सीट है। नरेंद्र नारायण काफी वरिष्ठ वहां से विधायक हैं, 8 बार वो जीत चुके हैं और उस सीट पर जो है इस बार की जो तस्वीर है वहां वीआईपी को वो सीट मिली है, लेकिन आखिरी समय तक कोऑर्डिनेशन की कमी कितनी है ये इसको दिखाता है कि उस आदमी को आरजेडी ने भी सिंबल दे दिया, वीआईपी ने भी सिंबल दे दिया, उसने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया और अब जब बाद में तय हुआ कि ये वीआईपी की सीट है तो अब कह रहे हैं कि भैया तुम आरजेडी वाला वापस ले लो, इसको फाइल करो। हाँ। तो ये दिखाता है ना कि आप अंतिम समय तक आप में बातचीत नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए कई जगहों पर जो है 2-2 उम्मीदवार आमने सामने आ गए हैं। ये अलग बात है कि एक विकल्प है उनके पास कि नामांकन की अंतिम तारीख के पहले वो नॉमिनेशन, लेकिन कंफ्यूजन तो है। लेकिन कंफ्यूजन है और ये कई सीटों पर है। हाँ, ये कंफ्यूजन क्यों है? क्या वक्त नहीं मिला महागठबंधन को? वो वक्त भी हमने देखा ना फैजान जी, जब वोट अधिकार यात्रा राहुल जी निकाल रहे थे और तेजस्वी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था कि इनका गठबंधन बड़ा मजबूत है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आए दरारें क्यों दिखने लगी? सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी के साथ दीपांकर भट्टाचार्य भी थे, मुकेश साहनी भी थे और सीपीआई सीपीएम इन लोग के भी लीडर थे। तो ये दिखाने की कोशिश की गई और सक्सेसफुल कोशिश की गई कि भाई हमारे यहाँ बहुत ही यूनिटी है, हम लोग एक साथ हैं सब और एक साथ लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, ऐसा लगा कि जैसे हर कोई अलग अलग हो रहा है, कोई मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई आपस में यूनिटी नहीं दिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इन लोगों में आपस में कंफ्यूजन शुरू से है और वो अब सीटों के बंटवारे और कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है उसमें भी ये बिल्कुल खुलकर सामने आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कमजोरी दिखाई है महागठबंधन ने जरूर, चाहे वो बड़ी पार्टी आरजेडी हो या कांग्रेस हो या नुकसान। तो देखिए पब्लिक में एक इमेज, पब्लिक में एक इम्प्रेशन जाता है, पब्लिक में एक मैसेज जाता है। पब्लिक देख रही है कि एनडीए ने सारे 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिया, सब सामने आ गए। वोटर्स ने उनको जान भी लिया कि कौन कौन हमारे कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ तो आज की तारीख, आज जब हम लोग यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तब तक ये कंफ्यूजन बरकरार है कि किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन सी पार्टी का कौन कैंडिडेट है। जो अभी आप बात कर रहे थे, कंफ्यूजन तो है, कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है, कहीं की 2-2 जगह का लोगों ने सिंबल ले लिया। बहुत सारी सीटें, सब सीटों पर चर्चा करनी है। संजय सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर गए, इनके पास भी आएंगे। लेकिन अगली सीट जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भी वैशाली की सीट है। वैशाली सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी यहां आमने सामने आ गई है। वैशाली से आरजेडी ने अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा है, वैशाली से कांग्रेस ने संजीव कुमार को मैदान में उतार दिया है और जेडीयू की ओर से सिद्धार्थ पटेल ताल ठोक रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि कितना यहां पर जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि महागठबंधन के 2-2 प्रत्याशी जो हैं वो यहां पर कह सकते हैं कि मैदान में आ चुके हैं। हम वैशाली सीट की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने प्रत्युषी अजय कुशवाहा को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने संजीव कुमार को। अब इसका फायदा क्या जेडीयू वाले सिद्धार्थ पटेल उठा लेंगे? अब देखिए, जहां ऐसी 10 सीटें हैं, 9 से 10 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है कांग्रेस और आरजेडी में, तो सीधा फायदा तो जेडीयू को ही मिलेगा, एनडीए को ही मिलेगा। और इस सीट पर भी मुझे ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वैशाली में ठीक ठाक फाइट है, मतलब बहुत आसान नहीं है। लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपस में जब टकराएंगे महागठबंधन के 2 दल, तो फायदा तो एनडीए को ही होगा। फायदा एनडीए को होगा। आपका आंकलन संजय जी क्या कह रहा है? ये फ्रेंडली फाइट कहीं मुसीबत तो नहीं बन जाएगी इस वैशाली सीट पर महागठबंधन के लिए? जहां भी ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होता है ना, वहां फायदा रूलिंग पार्टी को मिलता है। ये पुराना पहले का मैंने देखिएगा, ट्रेडिशनली भी हम लोग यही महसूस किए हैं। मैंने साधारण सा बात बता रहे हैं कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान अकेले लड़ गए थे,
जेडीयू के खिलाफ। नुकसान हुआ था। नुकसान कितना हुआ सबके सामने है। वो जीते खुद एक भी सीट नहीं, लेकिन हम नुकसान आपको कर सकते हैं। तो यहाँ जब कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश राम के खिलाफ भी आरजेडी कैंडिडेट उतार दिया है, तो क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी हम लोग को तो हमको एडवांटेज एनडीए दिख रहा है इस तरह से। सबसे बड़ी बात है कि आप एक मैसेज नहीं दे रहे हैं ना, अपने सपोर्टर्स को मैसेज दे नहीं रहे हैं कि हम लोग वी आर क्लियर। एनडीए में भी बहुत लड़ाई उड़ाई हुआ, सब सीट बंटवारा ये वो, लेकिन फाइनली दे अग्रीड टू एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर नॉट इज वेल से ऑल इज वेल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो अभी तक ये नहीं हुआ और अब तो नॉमिनेशन का लास्ट डेट बीत गया। ठीक है। अब देखिए कुटुंबा सीट की बात रवि जी अब इन्होंने की। ये कुटुंबा सीट बड़ी दिलचस्प है। आप सोचिए यहाँ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर चुनावी मैदान में हैं और वहां से अगर सुरेश पासवान का चर्चा हो रही है कि आरजेडी उसको मैदान में उतार सकती है, तो ये तो बहुत बड़ी गहरी खाई दिखा रहा है ना। नहीं देखिए, निश्चित रूप से ये कुटुंबा सीट की बात हम सीट शेयरिंग से पहले जब बात हो रहा था तो कोऑर्डिनेशन कमेटी तेजस्वी यादव ही कर रहे थे यहाँ पर। तो ये कुटुंबा सीट की बात आ रही थी कि कुटुंबा सीट से वो राजेश राम शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह, लेकिन किसी परिस्थिति किस कारणवश नहीं हो सका ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर कुटुंबा में पेंच फंसा हुआ है और ऐसे में यह कुटुंबा सीट सुरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। तो यहाँ पर राजेश राम अब क्या करेंगे और उनके खिलाफ है भी वहां पर बहुत सारा। तो ये अब देखने और वाली बात होगी कि राजेश राम कैसे वहां पर इसको अपने हिट कर पाते हैं। यहाँ पर राजेश राम के वापस ले लेंगे लग रहा है। देखिए अभी वहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प चल रही है। सुरेश पासवान पटना में डेरा डाले बैठे हैं। उनका कहना है कि मैं सिंबल लेकर जाऊंगा। उनका ये भी कहना है, मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी, उनका कहना है कि मुझे ये भरोसा दिया गया था कि राहुल गांधी ने ये तय किया है कि कुटुंबा की जो सीट है, या फिर राजेश राम के बारे में ये तय कहा गया था कि राजेश राम को हम चुनाव में नहीं उतार रहे हैं। ये राहुल गांधी ने कहा था तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव के मार्फत ये बात पहुंची थी सुरेश पासवान की। सुरेश पासवान का कहना है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इतने तैयारी ऐसे ही करता जाऊंगा, इतने आगे बढ़ जाऊंगा। और ये पहले भी दिख रहा था। वहां जब महागठबंधन की बैठकें हो रही थी, उस बैठक में दोनों आपस में जो कार्यकर्ता उनके हैं आ नहीं रहे थे। राजेश राम की बैठक अलग हो रही थी, सुरेश पासवान की बैठक अलग हो रही थी। तो ये तस्वीरें पहले से आ रही थी। और अब राजेश राम ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है उन्होंने कि दलित झुकेगा नहीं। दलित झुकेगा नहीं। सुरक्षित सीट है तो जाहिर है तो पासवान भी दलित ही हैं। तो सुरेश पासवान का कहना है कि जब मुझे भरोसा दिया गया है तो मैं तो अपना हक लेकर रहूंगा। और दोनों की जो लड़ाई है बहुत पुरानी है। सुरेश पासवान 1995 के आसपास से लड़ते रहे हैं और इनके जो पिताजी थे राजेश राम के, दिलकेश्वर राम, बहुत पहले वो जीता करते थे, उनसे उनका मुकाबला हुआ करता था। और राजेश राम से वो बिल्कुल तैयार हैं अपने। राजेश राम कह रहे हैं अब इनकलाब होगा, तो ये इनकलाब किसके लिए करेंगे? वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे, या फिर देखिए कुछ इसमें एक दो बातें आ रही हैं। एक तो ये कि उनका किसी का कहना है कि साहब दलित ही जीत, अरे भाई रिजर्व सीट है तो दलित ही होगा, चाहे जिस पार्टी का भी हो, जो भी है दलित ही होगा। दूसरी चीज ये, अगर राहुल गांधी का ये मानना था, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, जाकर के वो कैंपेन करेंगे। लेकिन अगर ये बात थी तो राहुल गांधी ने डायरेक्ट उनको क्यों नहीं कहा, किसी दूसरे के थ्रू या तेजस्वी के थ्रू उनको क्यों कहलाया गया? मुझे इसमें कहीं कुछ कंफ्यूजन इसमें भी लग रहा है। इसमें भी कंफ्यूजन? यस, इसमें भी कंफ्यूजन है कि अगर राहुल गांधी को कहीं नहीं था तो राहुल गांधी खुले आम कह देते, खुले मंच से कह देते कि भाई ये हमारे राजेश राम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो जाकर के दूसरे अपने कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। अब बैकडोर से कहा जा रहा है कि उनको, और जबकि वो हमेशा से शुरू से जो उम्मीद लगाए हुए थे भाई सिटिंग है सीट है, हम वहाँ के विधायक हैं तो हम ही को ना टिकट मिलेगा, हम ही ना लड़ेंगे, तो वो अभी भी इसी उम्मीद पर जी रहे हैं। उसी उम्मीद पर जी रहे हैं। कुटुंबा की बात कर लूं तो कुटुंबा सीट का स्वरूप क्या है, वहाँ जातिगत समीकरण क्या नजर आता है? राजेश राम अभी जो फाइट दिख रही है और सुरेश पासवान आमने सामने आते हैं, तो क्या होगा इस सीट पर? देखिए दोनों कद्दावर नेता हैं, लेकिन सुरेश पासवान तो बहुत पुराने नेता रहे हैं और वो खड़ा हो जाएंगे तो जीत तो होना नहीं है। महागठबंधन की सीट वो हाथ से निकल जाएगी। सीट वो महागठबंधन की ही है। हाँ, तो निकल जाएगी। दोनों अगर लड़ गए तो वो सीट नहीं आने वाली है महागठबंधन की झोली में। और ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के साथी आमने सामने हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और देखिए कांग्रेस आर पार के मूड में है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भाई हमको तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, सरकार बनाना नहीं है, तेजस्वी को बनाना है, तो बड़ा दिल दिखाएं और हारने वाली सीटें अपने
खाते में रखें, हमको थोड़ा ज्यादा जीतने वाली सीट दें। तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार नहीं थे, यही पेच फंसा तो कांग्रेस सड़ गई। राहुल गांधी ने कभी किसी राज्य में 15 दिन यात्रा की है? बिहार में किया। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है बिहार में, और माना जा रहा था कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है कांग्रेस। सभी सीटों से उम्मीदवारों का नाम भी मंगा लिया था, और इसको लेकर सवाल भी उठा कि भाई आप जहां लड़ते हैं, जहां लड़ना है वहीं का आवेदन लीजिए। आप तो 243 सीटों पर आवेदन ले रहे हैं। तो कांग्रेस की तैयारी 243 सीटों पर अकेले लड़ने की भी थी। तो इस बार आर पार के मूड में कांग्रेस है, और मुझे लगता है कि आपस में महागठबंधन के दल जिस तरह से टकरा रहे हैं, एनडीए के लिए मैदान अब आसान हो गया। अच्छा, शुरू में तो ऐसा लग रहा था ना रवेजी की एज ली है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव और जो राहुल गांधी दोनों जिस तरीके से कैंपेन कर रहे थे, एक एक मुद्दा उठा रहे थे, एग्रेसिवली मैदान में थे, क्या वो जो लाइन पकड़ी थी उस लाइन से भटक गए या अभी भी लग रहा है स्पार्क है? नहीं, देखिए, जो मुद्दा से तेजस्वी यादव नहीं, आप 2020 भी थोड़ा सा देख लीजिए। 2020 में तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची थी, नौकरी, रोजगार और पलायन की बात पर। उसने उसी पर देखिए एनडीए ने बैटिंग बॉलिंग शुरू किया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जहां तक हमको याद पड़ रहा है। फिर इस बार भी देखिए मुद्दा क्या था। इस बार भ्रष्टाचार, करप्शन, सब कुछ, सुशासन, सब मुद्दा चला गया। सबसे पहले रोजगार, पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा आ गया। आप देख भी रहे हैं कि फ्री बीज दिया जा रहा है। फ्री बीज देने की मतलब क्या है? जब आप गवर्नमेंट में हैं, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और 20, 22, 25 साल से आप चल रहे हैं, और उसके बाद आपको फ्री बीज देने की जरूरत कहां से पड़ी? उससे पहले तो अपने ही नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते थे कि तेजस्वी का अपने बाप यहां से देगा। और आज ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन गई कि उनको फ्री बीज देने? अब कौन सा ये कोषागार पर ये लोड जो बढ़ा है, ये क्या बताता है? ये कहां से देंगे, कैसे देंगे? तो यह इनको भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, तभी तो फ्री बीज देने की बात कह रहे हैं। अदरवाइज एक चीज और समझ लीजिए, फ्री बीज देने से अगर कोई जीत जाता, ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए कि अब पिछला 2 स्टेट जो है सो कांग्रेस का आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर फ्री बीज बांटते हुए बांटा, बावजूद उसके कांग्रेस हार गई उस स्टेट में। तो यह कोई मुगालते में न रहे कि हम फ्री बीज दे करके जीत लेंगे। तो एग्जाम्पल कह रहा है, ये डेटा कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, एक और ऐसी वीआईपी सीट है तारापुर विधानसभा सीट। अब तारापुर विधानसभा सीट जब आप नाम सुन रहे होंगे तो आपको तुरंत सम्राट चौधरी की तस्वीर बन रही होगी जहन में, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अभी 2 दिन पहले ही वहां नामांकन दाखिल किया है। अपने पिता की पारंपरिक सीट पर सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन यहां भी जो हम फ्रेंडली फाइट कह रहे हैं ना, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आ रहे हैं। इस सीट की बात करें तो आरजेडी से अरुण कुमार ने नामांकन किया है, और विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी से जिला अध्यक्ष सकल देव बिंद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी नामांकन कर दिया है। तो ये जो तारापुर सीट है, यहां की फाइट भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, इस सीट पर किसको एज है।